दोस्तों, धुरंधर 2 मूवी की कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं जसकीरत सिंह रंगी, जिसे आर्मी कैंप में सिलेक्शन मिल चुका होता है और वो ट्रेनिंग के लिए तैयार हो रहा होता है। यहाँ उसकी फैमिली से भी मिलवाया जाता है। पिता सूबेदार हैं, दादा भी फौज में रह चुके हैं और उसकी 2 बहनें पढ़ाई कर रही हैं। जाने से पहले उसका दोस्त पिंदा पूरे परिवार की एक फोटो खींचता है। अगला सीन अचानक पलटता है, जहां जसकीरत अपने दोस्त पिंदा के साथ यूपी में अतीफ अहमद नाम के शख्स के पास नशे का सामान लेने पहुंचता है। लेकिन इस बार सिर्फ नशा नहीं, पिंदा उससे एक AK-47 भी मांगता है। अतीफ हैरान होकर वजह पूछता है तो पिंदा बताता है कि कई लोग उधारी मार जाते हैं, इसीलिए सेफ्टी के लिए ये जरूरी है। इसके बाद दोनों हथियार लेकर पंजाब लौट आते हैं। फिर हम उन्हें एक शादी वाले घर के बाहर खड़े देखते हैं। पिंदा आखिरी बार पूछता है, पक्का करना है? जसकीरत हाँ कहता है और दोनों गले मिलकर अलग हो जाते हैं। जसकीरत चुपचाप हथियार लेकर घर के अंदर घुसता है और अंदर जाते ही एक एक करके लोगों को बेरहमी से मारना शुरू कर देता है। लेकिन हर किसी से पहले वो अपनी बहन के बारे में पूछता है। तभी पता चलता है कि इन लोगों ने उसकी बहन को अगवा कर रखा है। सबको खत्म करने के बाद आखिरकार उसे अपनी बहन हरलीन एक जर्जर कमरे में मिलती है। उसकी हालत देखकर जसकीरत टूट जाता है और रो पड़ता है। इसके बाद सीन कोर्ट में शिफ्ट होता है, जहां पूरी सच्चाई सामने आती है। जिस घर पर हमला हुआ था वो एक विधायक का था। मामला जमीन के झगड़े से शुरू हुआ था। विधायक के आदमियों ने जसकीरत के पिता को बेरहमी से मारकर पेड़ से लटका दिया था। इतना ही नहीं, उसकी बहनों के साथ दरिंदगी की गई और बड़ी बहन को मार दिया गया। ये सब जानने के बाद ही जसकीरत ने पिंदा के साथ मिलकर हथियार जुटाए और बदला लिया। वकील उसे चेतावनी देती है कि उसे फांसी हो सकती है। इसके बाद जसकीरत अपने परिवार और पिंदा से आखिरी मुलाकात करता है। वो पिंदा से कहता है कि वो उसकी बहन से शादी कर ले, क्योंकि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। फिर कहानी 2002 में चली जाती है। जसकीरत को एक जेल से दूसरी जेल ले जाया जा रहा होता है। तभी रास्ते में नकाबपोश लोग पुलिस वैन पर हमला कर देते हैं और उसे छुड़ा ले जाते हैं। शुरुआत में लगता है कि ये विधायक के लोग हैं, लेकिन असल में ये ऑपरेशन कुछ और ही होता है। जब जसकीरत का नकाब हटता है तो सामने सुशांत बंसल और भारत के सुरक्षा सलाहकार अजय सान्याल होते हैं। ये पूरा प्लान उन्हीं का था। अजय सान्याल उसे बताते हैं कि उन्हें उसकी पूरी कहानी पता है। वो आर्मी में जाकर देश की सेवा करना चाहता था। अजय सर कहते हैं, तुम्हें फांसी की सजा मिली है, लेकिन मैं इसे रोक सकता हूं। बदले में जो जिंदगी मिलेगी वो आसान नहीं होगी। फर्क सिर्फ इतना होगा कि तुम देशभक्त कहलाओगे। जसकीरत गुस्से में जवाब देता है, जिस देश के लिए मरने को तैयार था उसी ने मेरा सब कुछ छीन लिया। अजय सान्याल समझाते हैं कि कुछ लोगों की गलती से पूरे देश को गलत नहीं कहा जा सकता। वो उसे एक मौका देते हैं देश के लिए काम करने का। साथ ही सरकार उसकी फैमिली को सालों तक आर्थिक मदद देने का वादा करती है। अपने परिवार के भविष्य को सोचकर जसकीरत आखिरकार मान जाता है। इसके बाद उसे नई पहचान दी जाती है और अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान भेज दिया जाता है। अब कहानी वर्तमान में लौटती है, जहां रहमान डकैत की मौत के बाद लियारी में सत्ता की लड़ाई शुरू हो चुकी है। सबसे पहले नाम आता है अरशद पप्पू का, क्योंकि वो ही अगला बादशाह बनना चाहता है। वहीं उजैर अपने भाई रहमान की मौत से बौखलाया हुआ है और उसे शक है कि इसके पीछे एसपी असलम का हाथ है। वो बदला लेने के लिए तैयार बैठा है। लेकिन हमजा यानी जसकीरत उसे समझाता है, असलम सिर्फ एक मोहरा है, असली दुश्मन कोई और है। पहले अरशद पप्पू को खत्म करना होगा, क्योंकि पूरा खेल उसी ने रचा है। आगे हम देखते हैं कि हमजा और उजैर की गैंग मिलकर अरशद पप्पू पर हमला कर देती है। उसे पकड़कर गाड़ी से बांधकर पूरे लियारी में घुमाया जाता है और आखिर में उजैर सबके सामने उसका गला काट देता है। इतना ही नहीं, उसके शव के साथ भी बेरहमी दिखाई जाती है, जिससे पूरे इलाके में खौफ फैल जाता है। उजैर ने यह सब सिर्फ एक ही मकसद से किया था, पूरी लियारी को यह दिखाने के लिए कि अब असली बादशाह वही है। लेकिन जब वो अरशद पप्पू के सिर के साथ फुटबॉल खेल रहा था, उसी वक्त हमजा चुपचाप उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है। बाद में वही वीडियो वो सभी बड़े नेताओं तक पहुंचा देता है, जिससे उन पर दबाव बन जाता है कि या तो उजैर को गिरफ्तार करें या खत्म कर दें, क्योंकि अगर हालात ऐसे ही रहे तो सत्ता उनके हाथ से निकल सकती है। अब एसपी असलम एक चाल चलता है। वो कहता है कि मीडिया का ध्यान भटकाना जरूरी है। इसके लिए वो प्लान बनाता है
4 बलोच लड़कों को पकड़कर मार दिया जाएगा, ताकि खबर वहीं अटक जाए और फिर आराम से उजैर के खिलाफ एक्शन लिया जा सके। प्लान के मुताबिक बलोच लड़कों को मार दिया जाता है और दूसरी तरफ उजैर के नाम वारंट जारी हो जाता है। लेकिन अरशद पप्पू की मौत के बाद भी उजैर का गुस्सा शांत नहीं होता। अब वो असलम को भी खत्म करना चाहता है। तभी हमजा उसे समझाता है कि अब मामला बड़ा हो चुका है। अब साधारण पुलिस नहीं, रेंजर्स आएंगे। या तो वो तुझे घसीट कर ले जाएंगे या यहीं मार देंगे। इसीलिए अभी बच निकलना ही समझदारी है, ताकि बाद में बदला लिया जा सके। हमजा और जमील मिलकर उजैर को दुबई जाने के लिए मना लेते हैं। लेकिन जैसे ही उजैर दुबई पहुंचता है, वहां उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। उजैर के हटते ही अब लियारी में सिर्फ एक नाम बचता है, हमजा। और धीरे धीरे वही पूरे इलाके का असली किंग बन जाता है। अब हमजा जमील को सलाह देता है कि पीएपी पार्टी अब दोबारा सत्ता में नहीं आ पाएगी, इसीलिए एमएमपी को सपोर्ट करना सही रहेगा। जमील उसकी बात मान लेता है। सभी जानते हैं कि पाकिस्तान की राजनीति में कराची की पकड़ सबसे जरूरी है और कराची की चाबी लियारी के पास है। चुनाव होते हैं, एमएमपी जीतती है और इसका पूरा श्रेय हमजा को मिलता है। अब वो एक बेहद ताकतवर शख्स बन चुका है। बादशाह बनने के बाद हमजा बलोचों के सरदार शेर बलोच से मिलता है, जो उसे सम्मान के साथ शेर बलोच का खिताब देता है। वही किताब जो पहले रहमान डकैत के पास था। कहानी आगे बढ़ती है। अब हमजा पूरी लियारी पर राज कर रहा है। उसकी पत्नी यलीना खुश है और उनका एक बेटा भी हो चुका है। दूसरी तरफ मेजर इकबाल का सीन आता है, जहां उसके पिता ब्रिगेडियर उसे बुरी तरह अपमानित करते हैं। उनके मुताबिक इकबाल कमजोर और नाकाबिल है, जो कभी इंडिया को चुनौती नहीं दे सकता। इसका कारण भी साफ है। 2014 में इंडिया में नई सरकार आ चुकी है और हालात बदल रहे हैं। ब्रिगेडियर गुस्से में कहता है कि तू तो कहता था सब आईएसआई कंट्रोल करता है, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है और तू कुछ नहीं कर पा रहा। इसके बाद मेजर इकबाल हमजा को बुलाता है और कहता है कि तेरे काम और तेरे कब्जे ने बड़े साहब का ध्यान खींच लिया है और अब वो तुझसे मिलना चाहते हैं। फिर हमजा, इकबाल और जमील साथ में बड़े साहब के पास पहुंचते हैं। यहां खुलासा होता है कि बड़े साहब कोई और नहीं बल्कि दाऊद इब्राहिम है, जो अब बूढ़ा और बीमार जरूर है, लेकिन आज भी सारे फैसले वही लेता है कि इंडिया में कब, क्या और कैसे करवाना है। दाऊद एक नई योजना बताता है। कुछ लोग इंडिया से पाकिस्तान आएंगे, यहां से सस्ता ड्रग्स लेकर जाएंगे, जिसे वहां कई गुना महंगे दामों में बेचा जाएगा। उसी पैसे से हथियार खरीदे जाएंगे। इस पूरे ऑपरेशन की जिम्मेदारी हमजा को दी जाती है और उसके साथ एसपी असलम को भी लगाया जाता है। एयरपोर्ट पर जब हमजा उन लोगों को लेने पहुंचता है, तो उनमें एक चेहरा देखकर वो चौंक जाता है। वो उसका बचपन का दोस्त पिंदा होता है। हमजा घबरा जाता है कि अगर पिंदा ने पहचान लिया तो सब खत्म हो जाएगा, लेकिन पिंदा उसे पहचान नहीं पाता। इसके बाद हमजा उन्हें मेजर इकबाल के पास ले जाता है, जहां उनकी मुलाकात जहूर मिस्त्री से होती है। वही शख्स जो कंधार हाईजैक में शामिल था और जिसने भारत के खिलाफ भड़काऊ बातें कही थीं। हमजा उसे ध्यान से देखता रहता है। डील फाइनल होने के बाद हमजा पिंदा और उसके साथियों को अपने घर ले आता है, जहां एक छोटी सी पार्टी चल रही होती है और वहां एसपी असलम भी मौजूद होता है। अब अगला सीन दिखाता है कि पिंदा भारी नशे में होता है और हमजा उसे संभालते हुए वॉशरूम तक ले जाता है। लेकिन अंदर जाते ही पिंदा अचानक बोल पड़ता है, जस्सी, क्या तूने हमें कभी याद नहीं किया? यानी उसने हमजा को पहले ही पहचान लिया था। यह सुनकर हमजा चौंक जाता है। पिंदा उससे पूछता है कि वो इतने सालों से यहां क्या कर रहा है। तभी हमजा अपनी मां और बहन के बारे में पूछता है। पिंदा बताता है, मां ठीक है और मैंने तेरी बहन से शादी कर ली। हमारे 2 बच्चे भी हैं। यह सुनकर हमजा उसे समझाने की कोशिश करता है, तू ये रास्ता छोड़ दे। तू अब आतंकियों के साथ जुड़ चुका है, जबकि तू पहले ऐसा नहीं था। लेकिन पिंदा पलटकर कहता है, तू खुद पाकिस्तान में रह रहा है और मुझे आतंकी कह रहा है। बात यही नहीं रुकती। हमजा उसे डील कैंसिल करने को कहता है, वरना ये ड्रग्स और हथियार भारत पहुंचेंगे और तबाही मच जाएगी। लेकिन पिंदा मानने से इनकार कर देता है
और दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। इसी दौरान पिंदा का पैर फिसलता है और वो बाथ टब से टकराकर गिर पड़ता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर हमजा घबरा जाता है कि अब बाहर क्या जवाब देगा। तभी वहां आलम आ जाता है, हमजा का पुराना साथी जो खुद भी एक एजेंट होता है। वो कहता है, तू यहां तक पहुंच चुका है, तेरा जिंदा रहना सबसे जरूरी है। अगर तू खत्म हुआ तो मिशन भी खत्म हो जाएगा। आलम आखिरी बार गर्व से कहता है कि एक छोटा सा जेब कतरा भी देश के काम आ सकता है। और फिर वो हमजा को वहां से जबरदस्ती बाहर भेज देता है। खुद पिंदा को गोली मार देता है ताकि लगे कि उसने ही उसे मारा है। पकड़े जाने के बाद सबको पता चल जाता है कि आलम भारतीय एजेंट था। जब उमर उससे पूछताछ कर रहा होता है, तभी हमजा वहां पहुंचता है और आते ही आलम को गोली मार देता है ताकि उसे ज्यादा दर्द न सहना पड़े। उमर हैरान होकर कहता है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस पर हमजा गुस्से में कहता है, मेरे घर में मेरे मेहमान को मारने की सजा सिर्फ मौत है। लेकिन इस घटना के बाद उमर को हमजा पर शक होने लगता है। वो एसपी असलम से कहता है कि शुरू से ही उसे हमजा पर शक था। इतनी जल्दी कोई इतना ऊपर कैसे पहुंच सकता है। उसे लगता है कि हमजा कहीं भारतीय एजेंट तो नहीं। इस पर असलम कहता है, अगर शक है तो जांच करो ताकि सच्चाई साफ हो जाए। इनकी ये सारी बातें ऊपर खड़ी यलीना सुन लेती है। अब उसके मन में भी शक पैदा हो जाता है। वो हमजा का सामान चेक करती है और उसे एक डायरी मिलती है जिसमें नाम लिखे होते हैं और फिर काटे हुए। उसे यकीन हो जाता है कि हमजा कुछ छिपा रहा है। रात को जब हमजा घर लौटा है तो यलीना उस पर बंदूक तान देती है। वो कहती है, जब तक बात सिर्फ कारोबार और राजनीति की थी मैं चुप रही, लेकिन अब ये मेरे देश का मामला है और मैं चुप नहीं रहूंगी। हमजा शांत होकर कहता है, अगर मारना है तो मार दो, लेकिन पहले सच सुन लो। वो डायरी दिखाकर बताता है, इनमें जितने भी नाम हैं वो सभी आतंकवादी हैं। मैंने किसी निर्दोष को नहीं मारा। हमारी लड़ाई किसी देश या उसके लोगों से नहीं, बल्कि आतंक फैलाने वालों से है। ये लोग जितना हमारे लिए खतरा है उतना ही तुम्हारे देश के लिए भी। सारी बातें सुनकर यलीना का गुस्सा शांत हो जाता है। वो सिर्फ इतना कहती है, मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। साथ ही वो हमजा को चेतावनी देती है कि एसपी असलम को उस पर शक हो चुका है, इसीलिए उसे जल्दी कुछ करना होगा। अगले सीन में हमजा अपने लोगों के साथ बलोच सरदार से मिलने जाता है और कहता है कि आपके लोगों के कत्लेआम के पीछे असलम का हाथ है। उधर उजैर को दुबई से पाकिस्तान लाया जा रहा होता है और असलम ने उसे रास्ते में ही खत्म करने का प्लान बना लिया है। हमजा सरदार को समझाता है, आज वो उजैर को मारेगा, कल हमें भी, इसीलिए उसे रोकना जरूरी है। इसी बीच असलम को खबर मिलती है कि हमजा बलोचों से मिला हुआ है, तो वो प्लान बदलकर दोनों को खत्म करने की सोचता है। फिर हमजा खुद असलम को फोन करता है और बताता है, जिस रास्ते से तुम उजैर पर हमला करने वाले हो उस रास्ते से मत जाओ, दूसरा रूट लो, क्योंकि वहां बलोच लोग घात लगाए बैठे हैं। लेकिन असलम को शक हो जाता है कि अगर वो हमजा के बताए रास्ते पर गया तो वही उसे मरवा देगा। इसीलिए वो चालाकी दिखाते हुए खुद जाने के बजाय अपने जूनियर उमर को भेज देता है और खुद सीधे हमजा को खत्म करने उसके घर की तरफ निकल पड़ता है। लेकिन असली खेल तो कुछ और ही था। हमजा पहले से जानता था कि असलम उसके बताए रूट पर नहीं जाएगा। इसी दौरान जमील भी उसके साथ बैठा होता है और फोन पर दोनों के बीच तगड़ी बातचीत चल रही होती है। असलम उसे धमकाते हुए कहता है, तेरी ये चाल तुझ पर ही भारी पड़ेगी। उसे लगता है खतरा उमर पर है, जबकि पूरा प्लान तो उसी के लिए रचा गया था। अचानक एक कार तेज रफ्तार से आती है और उसमें बैठा एक बलोच लड़का बम के साथ सीधे असलम की गाड़ी से टकरा जाता है और एक जोरदार धमाका होता है। इस ब्लास्ट में असलम की मौके पर ही मौत हो जाती है। उसकी मौत के बाद हर तरफ शोक का माहौल होता है और उसे श्रद्धांजलि दी जाती है। सीन बदलता है। हमजा जेल में उजैर से मिलने पहुंचता है और कहता है कि अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक बताना। अब उसके रास्ते धीरे धीरे साफ होते जा रहे थे। असलम की मौत से सरकार गुस्से में जरूर थी, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि असली मास्टरमाइंड कौन है। इसके बाद हमजा दुबई जाता है, जहां उससे अजय सान्याल और सुशांत बंसल मिलते हैं। वहां हमजा उन्हें बताता है
कि पाकिस्तान के पास अब 500 और 1000 के नकली नोट छापने की मशीन आ चुकी है। सान्याल कहते हैं, जब तक हमारी इंटेल पहुंचती, तब तक पैसा नेपाल के रास्ते भारत में घुस चुका होता है। लेकिन हमजा एक बड़ा खुलासा करता है। ये रकम 11,000 करोड़ नहीं, बल्कि 60,000 करोड़ तक पहुंचेगी। और इसी पैसे से सही इंसान को यूपी की सत्ता तक पहुंचने से रोका जाएगा। सान्याल ये सुनकर खुश होते हैं और हमजा को खुली छूट दे देते हैं। जो करना है, पूरी आजादी के साथ करो। हमजा भी आत्मविश्वास से कहता है, अब पाकिस्तान का भविष्य भारत तय करेगा। इसके बाद वो वापस पाकिस्तान लौट आता है। कुछ दिनों बाद एक बड़ी खबर आती है। 8 नवंबर 2016 से भारत में 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए हैं। ये खबर जैसे ही पाकिस्तान पहुंचती है, वहां हड़कंप मच जाता है। जिनके पास नकली नोटों का जखीरा था, उनकी हालत खराब हो जाती है। ये मशीन खनानी ब्रदर्स की होती है और उनके पास अब भी करोड़ों का स्टॉक बचा होता है। जावेद खनानी घबराकर मेजर इकबाल को फोन करता है, मदद मांगता है। लेकिन इकबाल उसकी बात पूरी होने से पहले ही कॉल काट देता है। फिर जावेद हमजा को कॉल करता है। हमजा उससे लोकेशन पूछता है और सीधे उसकी फैक्ट्री पहुंच जाता है। वहां वो सिगरेट के बहाने जावेद को छत पर ले जाता है और अचानक उस पर हमला कर देता है। उसका गला दबाते हुए कहता है, 15 साल मैं भी ऐसे ही तड़पा हूं। और फिर उसे छत से नीचे फेंक देता है। इतना ही नहीं, वहां रखा सारा नकली पैसा भी जला देता है। अब हमजा एक एक करके उन सभी लोगों को खत्म करवाना शुरू करता है जो भारत में आतंक फैलाने से जुड़े थे, चाहे वो मुजाहिदीन हो, फंडिंग करने वाले हों या ड्रग्स स्मगलर। हर कोई उसके निशाने पर आ जाता है। दूसरी तरफ उमर अभी भी हमजा की जांच में लगा हुआ था। न्यूज में दिखाया जाता है कि इतने बड़े बड़े लोगों के मारे जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं और लोगों में डर फैल चुका है कि अगला नंबर किसका होगा। आखिरकार हमजा पहुंचता है जहूर मिस्त्री तक, वही शख्स जिसने कंधार हाईजैक के दौरान भारत का मजाक उड़ाया था। उस दिन अजय सान्याल ने यात्रियों से भारत माता की जय बोलने को कहा था, लेकिन डर के मारे कोई आवाज नहीं उठा पाया। अब हमजा जहूर को बेरहमी से पीटता है और वीडियो कॉल पर सान्याल को जोड़ता है। सान्याल कहते हैं, उस दिन मेरी बात अधूरी रह गई थी और आज उसे पूरा करो। मजबूर होकर जहूर भारत माता की जय बोलता है और उसी पल हमजा उसे गोलियों से छलनी कर देता है। आगे मेजर इकबाल का फोन आता है। वो कहता है कि बड़े साहब ने बुलाया है। हमजा समझ जाता है कि यह सही मौका है दाऊद को खत्म करने का। वो अपनी अंगूठी से एक खास कैप्सूल निकालता है। दरअसल ये डीआरडीओ का बना जहर होता है, जिसे बिना शक पैदा किए सिर्फ छू कर भी किसी को मारा जा सकता है। इसीलिए इसे साइलेंट किलर कहा जाता है। हमजा उस जहर को बैंडेज में छुपा लेता है। जब वो इकबाल के साथ बड़े साहब से मिलने पहुंचता है, तो वहां बात होती है कि भारत की तरफ से कई हमले हो चुके हैं और अब जवाब देने का वक्त आ गया है। उसी वक्त खबर आती है, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए जमीन दे दी है। और ये सुनकर हमजा के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ जाती है। ये खबर सुनते ही बड़े साहब का पारा चढ़ जाता है। गुस्से में वो तय करते हैं कि अब की बार कुछ ऐसा होगा जो सबको हिला दे। वो आदेश देते हैं, लश्कर ए तैयबा से 40 से 50 ऐसे लड़के तैयार किए जाएं जो हिंदुस्तान में भारी तबाही मचा सकें, और उन्हें हथियार पहुंचाने की जिम्मेदारी हमजा संभालेगा। साथ ही मेजर को कहते हैं कि भारत में अतीफ को खबर कर दे, इस बार कुछ लोग नहीं बल्कि पूरी टीम आ रही है। इसके बाद सभी लोग बड़े साहब का हाथ चूम कर निकलने लगते हैं। हमजा भी मौका देखकर ऐसा ही करता है ताकि चुपके से जहर लगा सके। लेकिन आखिरी पल में एक नर्स उसे रोक देती है और उसका प्लान अधूरा रह जाता है। फिर हमजा शरीन बलोच से हथियार लेने के लिए निकलता है, लेकिन जाने से पहले यलीना से मिलता है। वो कहता है, कल कुछ बहुत बड़ा होने वाला है और उसके बाद यहां रुकना सुरक्षित नहीं होगा। इसीलिए वो उसे पासपोर्ट और टिकट देता है और कहता है, कल के बाद हम ये देश हमेशा के लिए छोड़ देंगे। लेकिन ये सब दूर खड़ा उमर देख लेता है और उसे शक हो जाता है। उसी रात वो हमजा के घर पहुंचता है और यलीना के बेटे के सिर पर बंदूक रखकर सच जानना चाहता है, क्या हमजा भारतीय एजेंट है। यलीना कुछ नहीं बोल पाती,
उसकी खामोशी ही सब बता देती है। उमर सब समझ जाता है और तुरंत मेजर इकबाल को खबर दे देता है कि अब तक जितने भी लोग मारे गए हैं उनके पीछे हमजा अली मजारी का हाथ है। ये सुनकर मेजर का गुस्सा फट पड़ता है। घर पहुंचते ही वो अपने पिता को न्यूज देखते पाता है, जो उसे फिर से अपमानित करने लगते हैं। गुस्से में मेजर हद पार कर देता है। वो अपने ही पिता को बाथटब में डुबोकर मार डालता है और अपने अंदर का सारा जहर निकाल देता है। अगले दिन हमजा बड़े साहब के आदेश के मुताबिक हथियार लेकर मेजर के पास पहुंचता है। उधर रिजवान पैसों का बैग लेने जाता है, लेकिन वहां जाकर देखता है कि नोटों की जगह सिर्फ खाली कागज है। वो समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजे पहले ही बंद हो चुके होते हैं। बाहर पूरी जगह को पाकिस्तानी आर्मी ने घेर लिया होता है। तभी मेजर इकबाल अचानक हमजा पर चाकू से हमला कर देता है और बेरहमी से उसे मारने लगता है। इसी दौरान फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि हमजा ने पहले ही शरीन बलोच से पूछा था, अगर मैं तुम्हारे दुश्मनों को एक जगह इकट्ठा कर दूं तो तुम क्या करोगे? जवाब मिला था, तबाही मचा देंगे। और हमजा ने उसी प्लान को सच कर दिया। वापस वर्तमान में मेजर हमजा के चारों तरफ गोलियां चलाते हुए कहता है, मैं तुझे इतनी आसानी से नहीं मारूंगा। तभी हमजा मुस्कुराकर कहता है, अगर तेरे पटाखे खत्म हो गए हैं तो अब असली धमाका मैं दिखाता हूं। और तभी जोरदार ब्लास्ट होता है, जिससे पूरी बिल्डिंग हिल जाती है। असल में हमजा जो हथियार लेकर आया था उनमें टाइम बम छिपे हुए थे। धमाके के बाद भी बाहर पूरी आर्मी मौजूद होती है। होश में आते ही हमजा दाऊद के साथ आए दो लोगों को मार गिराता है। उधर मेजर भी संभल जाता है और दोनों के बीच फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन मौका देखकर मेजर वहां से भाग निकलता है। बाहर तकरीबन उसी वक्त शरीन बलोच अपने लोगों के साथ पहुंच चुका होता है और हमजा के साथ मिलकर आर्मी से भिड़ रहा होता है। तभी हमजा की नजर भागते हुए मेजर पर पड़ती है और वो उसके पीछे दौड़ पड़ता है। इसके बाद दोनों के बीच जबरदस्त पीछा करने वाले कई सीन देखने को मिलते हैं। आखिरकार हमजा मेजर इकबाल को पकड़ ही लेता है। पहले उसके दोनों पैर काट देता है और फिर उसे रेलवे के फ्यूल टैंकर में फेंककर उसमें आग लगा देता है। लेकिन इसके तुरंत बाद पाकिस्तानी आर्मी हमजा को पकड़ लेती है और उस पर भयानक टॉर्चर शुरू हो जाता है। बावजूद इसके हमजा एक शब्द तक नहीं बोलता। तभी वहां मौजूद आईएसआई चीफ हसन के पास अजय सान्याल का कॉल आता है। वो साफ धमकी देता है, अगर मेरे आदमी को अभी रिहा नहीं किया तो तुम्हारी पोस्ट पर इतने हमले होंगे कि गूंज इस्लामाबाद तक जाएगी। हसन भी पलटकर जवाब देता है, लेकिन सान्याल उसे कुछ फोटो और एक वीडियो देखने को कहता है। जैसे ही हसन वो वीडियो देखता है, उसके होश उड़ जाते हैं। उसमें साफ दिखता है कि उसने पैसों के लालच में पाकिस्तान की न्यूक्लियर सीक्रेट जानकारी इजराइल को बेची थी और ये राज अब तक छिपा हुआ था। वही सबूत अब भारत के पास भी पहुंच चुका होता है। अब सान्याल आखिरी चेतावनी देता है, आधे घंटे के अंदर उस लड़के को मरगला हिल पर छोड़ दो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। मजबूर होकर हसन आदेश देता है और कुछ लोग हमजा को वहां छोड़ जाते हैं। थोड़ी देर बाद एक कार आती है और हमजा उसमें बैठकर निकल जाता है। यही कहानी में बड़ा ट्विस्ट आता है। उसे लेने जमील आता है और सच्चाई ये निकलती है कि जमील खुद एक अंडरकवर एजेंट है, जो पिछले 45 सालों से पाकिस्तान में रहकर भारत को खुफिया जानकारी दे रहा था। जब हमजा पकड़ा गया था, तब यलीना ने अपने पिता जमील को फोन किया था और उसी ने अजय सान्याल तक ये खबर पहुंचाई थी। आखिर में जमील हमजा को समझाता है, यही हमारी दुनिया है, इसमें अपने रिश्तों को पीछे छोड़ना पड़ता है। वो कहता है कि अब यलीना और अपने बेटे को भूल जाना ही बेहतर होगा। जाते जाते हमजा बस इतना कहता है, एक अफसोस हमेशा रहेगा कि वो दाऊद को खत्म नहीं कर पाया। तभी जमील उसे एक फोटो दिखाता है और खुलासा करता है कि दाऊद की मौजूदा हालत के पीछे वही है। उसने काफी पहले ही उस पर डीआरडीओ का साइलेंट किलर जहर इस्तेमाल कर दिया था, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। जमील कहता है, तड़प तड़प कर मरने में जो सुकून है वो एक झटके में नहीं मिलता। इसके बाद हमजा भारत लौट आता है और अजय सान्याल वो बंसल से मिलता है। लेकिन कुछ समय बाद वो बिना बताए पंजाब अपने घर पहुंच जाता है। वहां दूर से अपनी मां, बहन
और उनके बच्चों को देखकर उसका दिल भर आता है, लेकिन वो उनके पास नहीं जाता। एक तरफ परिवार, दूसरी तरफ देश, और आखिर में वो देश को चुनता है और चुपचाप वापस लौट जाता है। यहीं इस दमदार कहानी का अंत होता है। दोस्तों, पोस्ट क्रेडिट में दिखाया जाता है कि कैसे जसकीरत की ट्रेनिंग हुई थी, कैसे उसे इस मिशन के लिए तैयार किया गया। एक ही मंत्र सिखाया गया, बलिदान परमो धर्म। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।